वेलकम बैक, नमस्कार। ये हमारा इन्वायरमेंट का अपडेटेड पोर्शन का थर्ड वीडियो है। लेट अस स्टार्ट। जो पहला टॉपिक है वो है फॉरेस्ट सर्टिफिकेशन इन इंडिया। तो फॉरेस्ट सर्टिफिकेशन क्या होता है? फॉरेस्ट सर्टिफिकेशन ऑफर ए मल्टी लेयर ऑडिट सिस्टम दैट सीक्स टू ऑथेंटिकेट द ओरिजिन, लीगैलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी ऑफ फॉरेस्ट बेस्ड प्रोडक्ट। तो फॉरेस्ट से बहुत सारे हमें प्रोडक्ट मिलते हैं, तो उनका क्या है, ओरिजिन टेक करने में ये हेल्प करता है, वेदर इट इज फ्रॉम लीगल फॉरेस्ट से ये प्रोडक्ट बना है या फिर उसका जो सस्टेनेबल रिसोर्सेज है उससे बना है। ठीक है। तो डिफोरेस्टेशन के कारण क्या है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, तो बहुत सारी कंट्री है उस क्लाइमेट चेंज को टेकल करने के लिए इसको फॉरेस्ट सर्टिफिकेशन को वन ऑफ द वे समझते हैं। ठीक है। तो इसमें क्या है, जो फॉरेस्ट से डिराइव होने वाले प्रोडक्ट है उनका उनको सर्टिफिकेट दिया जाता है कि ये प्रोडक्ट है वो सस्टेनेबल फॉरेस्ट बेस्ड इनिशिएटिव से आया है एंड ये अंधाधुंध फॉरेस्ट की कटाई करने के बाद में ये प्रोडक्ट नहीं बनाया गया है एंड उसी के कारण क्या है वो एक्सपोर्ट या इंपोर्ट कंट्रीज अपना रेगुलेट करते हैं। तो फॉरेस्ट सर्टिफिकेशन इज यूजुअली डन बाय द थर्ड पार्टी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा किया जाता है एंड that a forest product has been managed in accordance with the certain project that has been managed in environmental, social and economic standard है, उनके आधार पर इसको मैनेज किया गया है, तो उसको बोलते हैं फॉरेस्ट मैनेजमेंट। ठीक है। तो दी सर्टिफिकेशन है वो थर्ड पार्टी देती है। द सर्टिफिकेशन इज डन टू अवॉइड द कंजम्पशन ऑफ एनी प्रोडक्ट दैट रिजल्ट इन डिफोरेस्टेशन और इलीगल लॉगिंग। ठीक है। इंडिया में केवल उत्तर प्रदेश में ये जो फॉरेस्ट होते हैं उनका जो प्रोडक्ट है दे आर सर्टिफाइड होते हैं। ओनली करंटली द फॉरेस्ट इन ओनली उत्तर प्रदेश इज आर सर्टिफाइड। तो जो उत्तर प्रदेश के फॉरेस्ट है वो सर्टिफाइड है इंडिया में केवल। ठीक है। द स्टैंडर्ड हैज बीन डेवलप्ड बाय, ये जो इसके स्टैंडर्ड्स है दैट हैज बीन डेवलप्ड बाय न्यू दिल्ली बेस्ड नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम क्या है, नेटवर्क फॉर सर्टिफिकेशन एंड कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट। तो नेटवर्क फॉर सर्टिफिकेशन एंड कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट ये एक एनजीओ है जो कहां पे लोकेटेड है, दिल्ली में लोकेटेड है, वो करता है फॉरेस्ट सर्टिफिकेशन का। ठीक है। तो ये थर्ड पार्टी के द्वारा किए जाते हैं फॉरेस्ट सर्टिफिकेशन। ठीक है। फॉरेस्ट सर्टिफिकेशन एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये मार्च में इंडियन एक्सप्रेस में एडिटोरियल भी आया है इस पे, तो इसमें हम और जानते हैं। तो फॉरेस्ट सर्टिफिकेशन होता क्या है, व्हाट इज दिस? द फॉरेस्ट ऑब्जर्व लार्ज अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड दैट इज emitted फ्रॉम वेरियस इकोनॉमिक एक्टिविटीज। ठीक है। तो मेनी कंट्रीज आर ट्राइंग टू अवॉइड द कंजम्पशन ऑफ एनी प्रोडक्ट दैट माइट बी रिजल्ट ऑफ डिफोरेस्टेशन। Thus, therefore, EU and United States have passed several laws to regulate the entry and sale of forest-based product है, उनका जो import करते हैं वो इनको रेगुलेट करते हैं EU and United States in their market। ठीक है। तो forest certification is a mechanism for forest monitoring, tracing and labeling of the timber, wood and pulp products and non-timber forest product है, उनका मॉनिटर किया जाता है, वो कहां से ओरिजिन हुए हैं उसको ट्रेस किया जाता है। It is a process through which the quality of management from environmental, social and economic perspective is judged against a series of agreed standard। तो कुछ एक स्टैंडर्ड्स बनाए जाते हैं, सोशल स्टैंडर्ड है, इन्वायरमेंटल स्टैंडर्ड है, उन फॉरेस्ट के आधार पे उसको जज किया जाता है कि उसको फॉरेस्ट को कैसे मैनेज किया जा रहा है। तो देयर आर टू मेजर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है, इंटरनेशनल लेवल पे दो मेजर स्टैंडर्ड है फॉर सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ फॉरेस्ट एंड फॉरेस्ट बेस्ड प्रोडक्ट के लिए। ठीक है। तो वन स्टैंडर्ड इज कॉल्ड वन हैज बीन डेवलप्ड बाय फॉरेस्ट स्टेवार्ड काउंसिल है, ये इसके द्वारा डेवलप किया गया है। दूसरा जो स्टैंडर्ड है वो डेवलप किया गया है प्रोग्राम फॉर एंडोर्समेंट ऑफ फॉरेस्ट सर्टिफिकेशन। तो दो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है, कौन कौन से? फॉरेस्ट वन दैट इज डेवलप्ड बाय फॉरेस्ट स्टेवार्ड काउंसिल के द्वारा है, दूसरा है प्रोग्राम फॉर एंडोर्समेंट ऑफ फॉरेस्ट सर्टिफिकेट। ठीक है। तो ये जो थर्ड ये नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, ये फॉरेस्ट स्टेवार्ड काउंसिल है, ये यूएसए का है। इसके अलावा अभी क्या है, ये दो मेजर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है, उसके अलावा भी क्या है, ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है जो कि इसको फॉरेस्ट को सर्टिफाई करते हैं। तो जो फॉरेस्ट सर्टिफिकेशन इज ए मोर पॉपुलर, ये एफएससी वाला है, जो फॉरेस्ट स्टेवार्डशिप काउंसिल वाला है, दैट इज मोर पॉपुलर एंड इट इज मोर इन डिमांड एंड ये एक्सपेंसिव भी होता है, इसका जो सर्टिफिकेट लेना होता है। तो टू टाइप ऑफ सर्टिफिकेट्स आर देयर। तो फॉरेस्ट मैनेजमेंट इज देयर का सर्टिफिकेट मिलता है, दूसरा है चेन ऑफ कस्टडी। तो चेन ऑफ कस्टडी क्या होता है? फॉरेस्ट मैनेजमेंट तो हमने देख लिया कि ये स्टैंडर्ड बनाए जाते हैं, सर्टेन स्टैंडर्ड बनाए जाते हैं, उनके आधार पे उसको क्या है ये सर्टिफाई कर दिया जाता है प्रोडक्ट को। एंड सेकंड इज चेन ऑफ कस्टडी। तो ये दिया आ सकता है कि चेन ऑफ कस्टडी किससे रिलेटेड है? तो ये फॉरेस्ट मैनेजमेंट से रिलेटेड है, फॉरेस्ट सर्टिफिकेशन से रिलेटेड है चेन ऑफ कस्टडी। तो चेन ऑफ कस्टडी में क्या होता है कि जो भी प्रोडक्ट आता है, देखो फॉरेस्ट है, ये देखो ये डायग्राम बनाया हुआ है, तो यहाँ पे क्या है, फॉरेस्ट यहाँ से फॉरेस्ट है, तो फॉरेस्ट को काट के इसको मान लेते हैं, काट के एक चेयर बनाई जाती है, उस चेयर को फैक्ट्री में बनाया जाता है, फिर फैक्ट्री को प्रोसेस करके उसको बना के फिर रिटेल दुकान पे बेच दिया जाता है। तो उसमें क्या है, इसमें रिटेलर से
कहाँ से आया है, ये रिटेलर से किसके पास वो लकड़ी आई है, लकड़ी से फिर उसमें कौन सी फैक्ट्री में आई है, तो ये सारा इसमें ट्रेस कर सकते हैं। ठीक है, इट इज लाइक ए ब्लॉकचेन की तरह होता है, जिसमें क्या है कि अगले ब्लॉक का डेटा फीड होता है, उसी तरह से क्या है हम उसको बैक ट्रेस कर सकते हैं। तो जो चेन ऑफ कस्टडी है, चेन ऑफ कस्टडी सर्टिफिकेशन इज मेंट टू गारंटी द ट्रेसेबिलिटी ऑफ फॉरेस्ट प्रोडक्ट लाइक टिम्बर। तो इसको ट्रेस किया जा सकता है थ्रू द सप्लाई चेन फ्रॉम इट्स ओरिजिन टू द मार्केट। तो ये चेन ऑफ कस्टडी फॉरेस्ट सर्टिफिकेशन है। फॉरेस्ट सर्टिफिकेशन इन इंडिया केवल उत्तर प्रदेश में ही दिए जाते हैं। एंड यहाँ पे क्या है, उत्तर प्रदेश फॉरेस्ट कॉर्पोरेशन बनाई गई है उसके लिए, जो ये देती है फॉरेस्ट सर्टिफिकेशन का। एंड तो फॉरेस्ट सर्टिफिकेशन इन इंडिया अर्ली स्टेजेस में है, वो डेवलप हो रहे हैं। एंड इंडिया अलाउ करता है ओनली प्रोसेस्ड वुड का एक्सपोर्ट अलाउ करता है, एंड टिम्बर का एक्सपोर्ट हम अलाउ नहीं करते हैं। तो इंडिया अलाउ ओनली प्रोसेस्ड वुड एक्सपोर्ट एंड नॉट टिम्बर। टिम्बर का हम एक्सपोर्ट अलाउ नहीं करते हैं। ठीक है, एंड इंडिया का जो 85% ऑफ जो वुड और वुड प्रोडक्ट्स की डिमांड है वो आउट ऑफ जो ट्रीज हैं, आउट ऑफ फॉरेस्ट है, उनसे मीट होती है। तो 85% ऑफ आवर डिमांड ऑफ वुड प्रोडक्ट एंड वुड इज मेड बाय द ट्री आउटसाइड फॉरेस्ट। ठीक है, तो ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि 85% वो ट्री आउटसाइड फॉरेस्ट से मिल रहा है हमारा। एंड इसके लिए हम इंपोर्ट करते हैं लगभग 50,000 करोड़ रुपए का पर ईयर हमारा इंपोर्ट बिल आता है इंपोर्ट करने के लिए। ठीक, तो नेक्स्ट जो टॉपिक है वो हमारा है गलाथिया बे। गलाथिया बे, तो ये कहां पे लोकेटेड है? दिस बे इज लोकेटेड इन ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व का ये पार्ट है। ये गलाथिया बे है, इट इज ए पार्ट ऑफ ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व का ये हिस्सा है। एंड यहाँ पे पाई जाती है सोमपेन कम्युनिटी पाई जाती है। एंड तो सोमपेन इज पीवीटीजी है, तो अंडमानीज, निकोबारीज, सोमपेन, ये बहुत 5 अंडमान निकोबार की जो है पीवीटीजीज आर देयर। तो पीवीटीजी इंडिया में कितनी है? पीवीटीजीज भी न्यूज में थी, 75 पीवीटीजीज आर देयर, पर्टिकुलरली वुल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप कितने हैं? 75 है इंडिया में। टोटल नंबर ऑफ ट्राइब 2011 के सेंसस में कितनी है? 705 है। पीवीटीजीज कितनी है? इतनी है। ठीक है, देन इदाते कमीशन है, वो सब इदाते कमीशन किससे रिलेटेड है ये बताओगे मेरे को? तो जो पीवीटीजीज का जो क्लासिफिकेशन का क्राइटेरिया था वो कौन सी कमेटी के द्वारा लेके आया गया था, ये भी बताओगे। ठीक है, तो इट इज अ प्राइम नेस्टिंग हैबिटेट है, तो यहाँ पे पाए जाते हैं। सो गलाथिया बे में क्या है, निकोबार मेगाटोड स्पीसीज पाई जाती है। एंड ये न्यूज में इसलिए रहा था क्योंकि यहाँ पे एक पोर्ट बना रहा है इंडिया। तो निकोबार में क्या है, हम एक पोर्ट बना रहे हैं, उसके लिए इसको डिक्लासिफाई कर दिया गया है। नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ है, जो कि प्राइम मिनिस्टर चेयर करते हैं, उसने इसको डिक्लासिफाई कर दिया गया है, इसलिए ये गलाथिया बे न्यूज में थी। नेक्स्ट इज यूएन वाटर कॉन्फ्रेंस। तो ये सेकेंड यूएन वाटर कॉन्फ्रेंस हुई है, ये कहां पे हुई है? दिस वाज हेल्ड एट न्यूयॉर्क। तो यूनाइटेड नेशन का जो हेडक्वार्टर है वहां पे ये यूएन 2023 की जो वाटर कॉन्फ्रेंस है वो हेल्ड हुई है। तो ये ऑर्गेनाइज की गई थी तजाकिस्तान एंड नीदरलैंड के द्वारा, इसको ऑर्गेनाइज किया गया है। किसके द्वारा को होस्ट की गई है? को होस्टेड बाय तजाकिस्तान एंड नीदरलैंड। ठीक है, कहां पे हुई है? न्यूयॉर्क में, जहां पे यूएन का हेडक्वार्टर है। ठीक है, एंड तो ये पहली जो यूएन वाटर कॉन्फ्रेंस हुई थी वो कब हुई थी? 1977 में हुई थी, 1977 में। तो इसके लगभग कितने हो गए? 50 साल के करीब हो गए हैं। तो 50 साल बाद ये कोई वाटर कॉन्फ्रेंस हुई है। ठीक है, तो ये जो 1977 में वाटर कॉन्फ्रेंस हुई थी, पहली वाटर कॉन्फ्रेंस हुई थी, वो कहां पे हुई थी? अर्जेंटीना में हुई थी। अर्जेंटीना के ये कौन सा टाउन दिया हुआ है? मार डेल प्लाटा में हुई थी पहली वाटर कॉन्फ्रेंस, मार डेल प्लाटा इन अर्जेंटीना इन 1977। ठीक है, एंड हम सेलिब्रेट, यूनाइटेड नेशन है वो क्या है, सेलिब्रेट कर रहा है 2018 से लेके 2018 से 2028 तक। 2018 से 2028 इज द डिकेड फॉर वाटर फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इट इज ए इंटरनेशनल डिकेड फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ द वाटर। ठीक है, एंड ये जो यूएन वाटर कॉन्फ्रेंस हुई है, यूएन वाटर कॉन्फ्रेंस हुई है, ये हुई है वर्ल्ड वाटर डे के दिन हुई है। तो वर्ल्ड वाटर डे हम सेलिब्रेट करते हैं 22 मार्च को। ये 22 मार्च को ये कॉन्फ्रेंस हेल्ड हुई है। ठीक है, तो इट वाज हेल्ड इन 22 मार्च। ठीक है, सस्टेनेबल एसडीजी 6 है वो हमारा किससे रिलेटेड है? क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन से रिलेटेड है। एसडीजी 6 इज क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन से। नेक्स्ट इज बॉक्साइट माइनिंग इन इंडिया। तो ये बॉक्साइट है वो लगभग लेटराइट रोड के आसपास में पाया जाता है। तो उड़ीसा, गुजरात, झारखंड, महाराष्ट्र यहाँ पे देखने को मिल जाता है। तो उड़ीसा इज द लार्जेस्ट बॉक्साइट
और प्रोड्यूसिंग स्टेट। तो सबसे ज्यादा कौन सा प्रोड्यूस करता है, स्टेट है जो प्रोड्यूस करता है बॉक्साइट को, वो है उड़ीसा। नेक्स्ट इज सल्फर कोटेड यूरिया। जिस तरह से नीम कोटेड यूरिया लाई गई थी उसी तरह से क्या है सल्फर की कोटिंग की जाती है यूरिया पे। एंड इसका फायदा क्या है, इसके कारण का जो नाइट्रोजन है वो धीरे धीरे रिलीज होती है प्लांट को, प्लांट की जड़ों में जो नाइट्रोजन जाती है तो वो धीरे धीरे रिलीज होगी, ठीक है। तो इसलिए इसको सल्फर से कोटिंग की गई है। तो दैट प्रमोट्स स्लो रिलीज ऑफ नाइट्रोजन, जिसके कारण क्या है नाइट्रोजन लॉस कम होगा और नाइट्रोजन अवेलेबिलिटी है और नाइट्रोजन यूज एफिशिएंसी है प्लांट की वो इंक्रीज हो जाएगी। नाइट्रोजन यूज एफिशिएंसी ऑफ प्लांट इंक्रीजेस और उनके लिए नाइट्रोजन की अवेलेबिलिटी है वो भी क्या है इंक्रीज हो रही है। तो सल्फर है, सल्फर एक माइक्रो न्यूट्रिएंट है जो कि चीप पड़ता है, ठीक है। एंड इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो काफी ज्यादा है, 156 डिग्री सेंटीग्रेड इसका मेल्टिंग पॉइंट है, 156 डिग्री सेंटीग्रेड इट्स मेल्टिंग पॉइंट है, जिसके कारण ये जल्दी से मेल्ट नहीं होगी, ठीक है। एंड जबकि जो डीएपी वगैरह होते हैं, डाई अमोनियम फॉस्फेट है, वो क्या है जल्दी से डिकम्पोज हो जाती है, तो लंबे टाइम तक वो ये न्यूट्रिएंट प्रोवाइड नहीं कर सकती, वो जल्दी से खत्म हो जाती है। तो सल्फर इज आल्सो डिग्रेडेबल होता है, तो ये कुछ समय के बाद अपने आप डिग्रेड हो जाएगा, तो पॉल्यूशन का हमें इस पे खतरा नहीं रहेगा। तो सल्फर कोटेड यूरिया को हम प्रमोट कर रहे हैं। तो डीएपी क्या होता है, डाई अमोनियम फॉस्फेट, ठीक है। तो डीएपी इज वर्ल्ड मोस्ट वाइडली यूज फॉस्फेट का फर्टिलाइजर है। एंड जो हम जानते हैं कि एलुवियल सॉइल लेक करती है फॉस्फोरस में, इसलिए इसका यूज किया जाता है डीएपी का। एलुवियल सॉइल में फॉस्फोरस नहीं पाया जाता है, ठीक है। तो एक्सीलेंट सोर्स ऑफ फॉस्फोरस एंड नाइट्रोजन है, डीएपी प्रोवाइड करती है। डाई अमोनियम फॉस्फेट है तो अमोनिया भी देगी और फॉस्फेट भी देगी ये, ठीक है। तो ये हाईली सोल्यूबल होती है एंड डिजोल्व क्विकली। एंड जबकि क्या है जो सल्फर से कोटिंग कर देंगे तो वो स्लो रिलीज होगी। नीम कोटेड यूरिया है वो भी क्या है स्लोली रिलीज होती है। तो नैनो डीएपी है वो प्रमोट की जाती है, इसके लिए नैनो डीएपी बनाई गई है। तो हमने देखा है कि नैनो यूरिया डेवलप की गई है इफ्को के द्वारा। तो नैनो यूरिया इज डेवलप्ड बाय इफ्को के द्वारा डेवलप की गई है। एंड इसका पहला प्लांट लगाया गया था कलोन गुजरात में लगाया गया था, कलोन गुजरात में। उसके अलावा यूपी में भी प्लांट लगाए जा रहे हैं। तो नैनो डीएपी है वो क्या है, इट इज ए यूनिक लिक्विड फर्टिलाइजर प्रोडक्ट दैट कंटेन नैनो पार्टिकल ऑफ डीएपी। तो नैनो डीएपी में नैनो पार्टिकल बनाया जाए, नैनो पार्टिकल ऑफ डीएपी यूज किया जाएगा। एंड वन बोतल जो होगी नैनो यूरिया की तरह है, नैनो डीएपी का काम करेगी। तो वन बोतल ऑफ दिस विल बी इक्विवेलेंट टू वन बैग ऑफ डीएपी के बराबर होगी। इसको डेवलप किया गया है इफ्को के द्वारा। एंड इंडियन फार्मर फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव है उसके द्वारा इसको डेवलप किया गया है। इसके अलावा इसमें सहयोग किया है इसका कोरोमंडल एक कंपनी है, उसके द्वारा भी इसको डेवलप किया गया है डीएपी के द्वारा। डीएपी को नैनो डीएपी को इसके द्वारा डेवलप किया है नैनो डीएपी को। तो नैनो डीएपी को इफ्को एंड कोरोमंडल ने मिलकर डेवलप किया है। नेक्स्ट इज साउथ एशियन ब्लैक कार्बन एरोसोल। तो ये साउथ एशियन ब्लैक कार्बन एरोसोल है। तो ये रिपोर्ट आई है, तो उसके अनुसार क्या है ब्लैक कार्बन का कुछ इंपैक्ट पड़ रहा है वो हम देखते हैं। तो ब्लैक कार्बन क्या होता है, ब्लैक कार्बन इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ फॉसिल फ्यूल से प्रोड्यूस होता है। एंड इसको सूट भी कहा जाता है। ब्लैक कार्बन एरोसोल इज आल्सो कॉल्ड एज सूट, इसको सूट बोला जाता है ब्लैक कार्बन को। एंड इट इज प्रोड्यूस्ड बाय इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ फॉसिल फ्यूल एंड वुड, ठीक है। तो इट इज ए शॉर्ट लिव्ड क्लाइमेट पॉल्यूटेंट होता है एंड इसका लाइफ टाइम है वो कुछ दिन तक का ही होता है। तो ये अब ब्लैक कार्बन है तो वो ब्लैक होता है तो वो एब्जॉर्ब करता है रेडिएशन को, ठीक है, एब्जॉर्ब कर लेता है। यदि स्नो पे डिपॉजिट हो जाता है तो उसमें क्या है उसका एल्बेडो कम कर देता है। स्नो पे डिपॉजिट हो जाएगा तो उसमें ये स्नो क्या है ज्यादा उसमें एब्जॉर्ब करने लग जाएगी रेडिएशन को, ठीक है। जब स्नो पे डिपॉजिट हो जाएगा, स्नो क्या है ज्यादा रेडिएशन एब्जॉर्ब करेगी तो वो क्विकली मेल्ट होगी, जल्दी से वो स्नो है वो मेल्ट हो जाएगी। तो जिसके कारण क्या है ग्लेशियर जल्दी मेल्ट हो जाएगा यदि एक ग्लेशियर पे डिपॉजिट हो जाएगा ब्लैक कार्बन। पहले 2-3 साल पहले स्टडी आई थी ये हिंदुकुश के ग्लेशियर पे डिपॉजिट हो रहा है। अभी ये स्टडी ये न्यूज में क्यों है, क्योंकि ये न्यूज में इसलिए है क्योंकि ब्लैक कार्बन के कारण क्या है, तो ब्लैक कार्बन है तो ब्लैक कार्बन के कारण क्या है कंडेंसेशन न्यूक्लियाई है इन्वायरमेंट में वो इंक्रीज हो जाते हैं। इट इंक्रीजेस द नंबर ऑफ क्लाउड कंडेंसेशन न्यूक्लियाई, जिसके कारण क्या है इंक्रीज हो जाते हैं। एंड कंडेंसेशन न्यूक्लियाई इंक्रीज हो जाएगा तब क्या है जो प्रेसिपिटेशन फॉर्म होगा एंड जिसके कारण क्या है ज्यादा बारिश होगी, ठीक है। तो बारिश जल्दी हो जाएगी। तो अभी पहले क्या है जो मानसून आता है इंडिया से मानसून आता है तो तिब्बत वाले रीजन में क्या है इंडिया से इधर से मानसून आ रहा है तो वो तिब्बत वाले रीजन में पहले ज्यादा बारिश किया करता था जब ब्लैक कार्बन की कंसंट्रेशन कम थी। अभी ब्लैक कार्बन की कंसंट्रेशन है वो इन्वायरमेंट में इंक्रीज हो गई है, जिसके कारण क्या है ब्लैक कार्बन
के कारण क्या है, क्लाउड कंडेंसेशन जो न्यूक्लियाई है वो ज्यादा प्रोड्यूस हो रहे हैं। तो वो ज्यादा प्रोड्यूस हो रहे हैं तो क्या है, वो इसी एरिया में क्या है, वो उसको क्या है, रेनफॉल कर देते हैं। तो ये तिब्बत में पहुंचने ही नहीं दे रहे हैं। तो ये जो मानसून आ रही है, उनकी विंड है वो तिब्बत तक पहुंच नहीं पा रही है। उनके क्या है, जो बारिश हो रही है तिब्बत में वो डिक्लाइन हो रही है। इसलिए न्यूज में था, ये बताया है, तो उसमें डिक्रीज हो गया है। तो साउथ एशियन रीजन एडजेसेंट टू तिब्बत प्लेट्यू हैज अमंग द हाईएस्ट लेवल ऑफ ब्लैक कार्बन है, इसमें पाए जाते हैं। तो ब्लैक कार्बन एरोसोल इन साउथ एशिया हीट अप द मिडल एंड अपर एटमॉस्फेयर को हीट कर देते हैं, thus इंक्रीजिंग द नॉर्थ साउथ टेम्परेचर ग्रेडियंट। ठीक है, तो ये इसके बारे में हमने देख लिया है और आप इसको पढ़ सकते हो। नेक्स्ट इज इंपैक्ट ऑफ ब्लैक कार्बन का क्या इंपैक्ट हो सकता है, इसके कारण क्या है, ये एब्जॉर्ब कर लेता है लाइट को एंड इट इन्फ्लुएंसेस क्लाउड फॉर्मेशन को, ये इंपैक्ट करता है, इन्फ्लुएंस करता है। ठीक है, एंड इसके कारण क्या है, रीजनल और सर्कुलर रेनफॉल का पैटर्न डिस्टर्ब होता है। ठीक है, डिपोजिशन इन स्लो के कारण क्या है, इसका अल्बेडो डिक्रीज हो जाएगा। अल्बेडो इज रिफ्लेक्शन, उस सरफेस का कितना रिफ्लेक्शन होता है, स्नो का काफी ज्यादा होता है। ठीक है, नेक्स्ट इज सफर सिस्टम है। तो सफर की फुल फॉर्म क्या है, इट इज अ सिस्टम फॉर एयर क्वालिटी फोरकास्टिंग एंड रिसर्च। इसको डेवलप किया गया था इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेटीरियोलॉजी पुणे में लोकेटेड है। उसके अलावा इसको डेवलप किया गया है आईएमडी एंड नेशनल सेंटर फॉर मीडियम रेंज फोरकास्टिंग के द्वारा इसको डेवलप किया गया था। एंड सफर का मेन काम क्या था, इसमें जो इसको लाया गया था 2014 के करीब लाया गया था, इसको 2014-15 में इसको लाया गया था शायद। तो काफी साल हो गए इसको सफर को आए हुए। एंड तो मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस इसको लेके आई थी। ठीक है, इसका जो काम क्या था कि जो पोल्यूशन इंक्रीज हो रहा है शहरों में, तो लोगों को अवेयर करना था पोल्यूशन के बारे में। तो ये 3 दिन तक क्या है, 3 दिन का रियल टाइम आगे का फोरकास्ट कर देता है कि पोल्यूशन कैसे रहेगा। एंड ये फोरकास्ट किया जाता है एयर क्वालिटी इंडेक्स के द्वारा। ठीक है, एयर क्वालिटी इंडेक्स को हम डिटेल में पढ़ चुके हैं पोल्यूशन वाले वीडियो में। तो पोल्यूशन वाले वीडियो में मैंने क्या है 2 साल का करंट अफेयर कवर किया हुआ है। ठीक है, तो आप देख सकते हो पोल्यूशन का वीडियो। तो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो मेजर किया जाता है 24 आवर्स के लिए मोस्ट ऑफ द पोल्यूटेंट्स, एंड जो 2 पोल्यूटेंट है उनके लिए 8 आवर की कंसंट्रेशन को मेजर करता है। कौन कौन सी किस किस की 8 आवर की कंसंट्रेशन मेजर की जाती है एयर क्वालिटी इंडेक्स में, वो है कार्बन मोनोऑक्साइड। तो कार्बन मोनोऑक्साइड एंड ओजोन, जो ओजोन होती है, ग्राउंड लेवल ओजोन होती है, उनकी कंसंट्रेशन है वो 8 आवर पे मेजर की जाती है। बाकी की जो है वो उनको मेजर किया जाता है 24 आवर पे। ठीक है, तो एयर क्वालिटी इंडेक्स में 8 जो पोल्यूटेंट इंक्लूड किए गए हैं, उनको पूछा गया है कई बार, 2 बार पूछा गया है शायद। एंड इसमें 8 पोल्यूटेंट है इंक्लूड किए गए हैं। उसमें क्या है, CO2 इसका पार्ट नहीं है। तो 8 पोल्यूटेंट जो एयर क्वालिटी इंडेक्स का पार्ट है वो कौन कौन से हैं, PM10 है, PM2.5 है, नाइट्रोजन ऑक्साइड है, सल्फर ऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है, कार्बन मोनोऑक्साइड है यहाँ पे, ग्राउंड लेवल ओजोन है, अमोनिया है एंड लेड है। ठीक है, तो इसमें से 3 का कम से कम चाहिए होता है, कंसंट्रेशन चाहिए होता है 3 का। यदि अवेलेबल होगा तो एयर क्वालिटी इंडेक्स को रिलीज किया जाता है। ठीक है, तो मिनिमम 3 का कंसंट्रेशन चाहिए होता है, और उन 3 में से क्या है, एक होना चाहिए PM10 और PM2.5। ठीक है, उनमें से एक की जो कंसंट्रेशन है वो PM10 या फिर 2.5 होनी चाहिए। तो टू कैलकुलेट द एयर क्वालिटी इंडेक्स द डेटा फॉर मिनिमम ऑफ 3 पोल्यूटेंट मस्ट बी प्रेजेंट। ठीक है, एंड वन शुड बी आइदर PM10 और PM2.5। एक क्या है, PM10 होना चाहिए या फिर PM2.5 हो सकता है। ठीक है, तो वर्ल्ड बैंक ने नेक्स्ट टॉपिक है, वर्ल्ड बैंक ने एयर पोल्यूशन पे एक रिपोर्ट निकाली है, जिसके अनुसार क्या है, इंडिया में कितने हैं, 6 एयर शेड्स हैं। देयर आर 6 एयर शेड्स इन इंडिया। तो एयर शेड क्या होता है, ठीक है, ये नई टर्म आई है, एयर शेड एक नई टर्म आई है। तो ये क्या है, एयर शेड इज ए कॉमन जियोग्राफिक एरिया वेयर द पोल्यूटेंट गेट ट्रैप्ड हो जाते हैं, क्रिएटिंग द सिमिलर क्वालिटी ऑफ एयर फॉर एवरीवन। तो ये एक जियोग्राफिकल एरिया होता है, ठीक है, जिसमें जो पोल्यूटेंट है वो ट्रैप हो जाते हैं, जिसके कारण क्या है, पूरे एरिया में, फॉर एग्जांपल हम देखें तो नॉर्दर्न इंडिया वाला एरिया है, वहां से पूरा में जो है सिमिलर जो पोल्यूशन वाली कंडीशन हो जाती है। जब हम देखते हैं कि स्टबल बर्निंग वाली प्रॉब्लम आती है, तब क्या है, पूरे एरिया में धुंध वगैरह छाई जाती है, तो उसको बोलते हैं एयर शेड बोलते हैं। तो ये वाटर डिवाइड होता है, तो वाटर डिवाइड होता है वो 2 वहां से बहुत सारी रिवर्स निकलती है। तो एयर शेड क्या है, वहां पे क्या है, एयर कॉम्युलेट हो जाती है, तो जिसके कारण क्या है, वहां पे सिमिलर कंडीशन होती है, क्वालिटी ऑफ एयर है, सिमिलर क्वालिटी ऑफ एयर फॉर एवरीवन। ठीक है, तो एयर शेड इज इन वॉल्यूम, इन एयर शेड इज द वॉल्यूम our an area of land in which the airborne chemicals and travel to reach a particular body of water। तो ये वाटर बॉडी तक भी पहुंच सकते हैं। तो इस रिपोर्ट के अनुसार क्या है, there are 6 air sheds in India। तो 6 एयर शेड है इंडिया में, 6 एयर शेड है। कौन कौन से हैं, तो ये देखोगे तो एक वाला है, तो ये एक तो यहाँ पे है, ठीक है, पाकिस्तान वाले रीजन में है, पाकिस्तान और इंडिया वाले रीजन में
दूसरा यहां से पाकिस्तान में पंजाब है, तो इंडिया वाले जो गुजरात वाले रीजन में है। तो तीसरा जो रीजन है वो है इंडिया के नॉर्दर्न प्लेन में पंजाब हरियाणा वाला रीजन है, पंजाब हरियाणा यूपी वाला रीजन। इसमें फोर्थ जो बताया गया है वो है इधर बंगाल बिहार वाला रीजन, फोर्थ एयर सेड। पांचवा इसमें बताया गया है मिडिल इंडिया में दो बताए गए हैं, एक इधर गुजरात महाराष्ट्र की तरफ है और एक यहां पे बताया गया है वो है उड़ीसा एज वेल एज छत्तीसगढ़ में है, ठीक है, उड़ीसा एंड छत्तीसगढ़ में है, ठीक है। तो इस तरह से ये 6 एयर सेट इंडिया में हो जाएंगे, एक दो तो पाकिस्तान से आने वाले 2 हैं, ठीक है, एक नॉर्दर्न इंडो गंजेटिक प्लेन में है, दूसरा साउदर्न इंडो गंजेटिक प्लेन में बोला गया है इसको। एंड इसमें ये देख लेते हैं वेस्ट और सेंट्रल इंडो गंजेटिक प्लेन है वो ये वाला जो रीजन है, ये वाला वेस्टर्न एंड सेंट्रल इंडो गंजेटिक प्लेन में है, जो पंजाब है, चंडीगढ़ है, राजस्थान में लाई करता है, हरियाणा, ठीक है, यूपी तक जाता है। दूसरा है सेंट्रल और ईस्टर्न इंडो गंजेटिक प्लेन वाला जो एरिया है, बिहार, वेस्ट बंगाल, झारखंड, बांग्लादेश में ये लाई करता है। एंड तीसरा है वो मिडिल इंडिया में लाई करता है, मिडिल इंडिया में उड़ीसा और छत्तीसगढ़ वाला रीजन है, ये वाला जो रीजन है हमने देखा है। एंड फोर्थ इज मिडिल इंडिया में दूसरा है वो ईस्टर्न गुजरात एंड वेस्टर्न महाराष्ट्र है। एंड पांचवा है वो है नॉर्दर्न और सेंट्रल इंडस रिवर प्लेन है, जो कि ऊपर वाला रीजन तो जो हम देख चुके हैं। एंड जो इसमें जो साउथ एक है साउदर्न इंडस प्लेन, ठीक है, ये हमने देख लिया। तो WHO के अनुसार जो सेफ लेवल है PM 2.5 का वो कितना होता है, PM 2.5 की कंसंट्रेशन सेफ कितनी है, ये याद रखिए 5 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब है, वो सेफ माना गया है, ठीक है, ह्यूमन बॉडी के लिए, ह्यूमन के लिए। एंड इंडिया में कितना है, इंडिया में लगभग 20 टाइम्स ऑफ इट प्रिविलेंट है, इंडो गंजेटिक प्लेन में लगभग 100 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब पाया जाता है। एंड सेफ कितना होता है, 5 होता है। तो इंडिया वाले कितना ब्रीथ कर रहे हैं, 100, ठीक है, 100 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब हम लोग ब्रीथ कर रहे हैं। ग्लोबल इंटरनेशनल बायोफ्यूल अलायंस, नेक्स्ट टॉपिक है वो ग्लोबल इंटरनेशनल बायोफ्यूल अलायंस। तो ये एक अलायंस है, तो इसमें क्या है, प्राइवेट और पब्लिक दोनों का पार्टिसिपेशन रहेगा। तो इंडिया G20 का चेयर है, इस साल चेयर है 2023 का। तो इंडिया प्रमोट कर रहा है इसको ग्लोबल इंटरनेशनल बायोफ्यूल अलायंस को, ठीक है। एंड इसको अभी लॉन्च किया गया था इंडिया एनर्जी वीक 2023 के अंदर, हमने सेलिब्रेट किया था, तब इसको लॉन्च किया गया था। इसमें हम क्या है, यूएस, ब्राजील, EU, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के साथ मिलके क्या कर रहे हैं, हम इसको प्रमोट कर रहे हैं इंटरनेशनल बायोफ्यूल अलायंस को। कौन कौन से कंट्री, यूएस, ब्राजील, EU, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी एंड इंडिया, तो 4 तो ये मेंबर हो गए, ठीक है। एंड ये हम लोग क्या है, बायोफ्यूल का, इसके लिए क्या है, बायोफ्यूल को यूज को प्रमोट करेंगे, बायोफ्यूल के ट्रेड को प्रमोट करेंगे, इंटरनेशनल ट्रेड को, और बायोफ्यूल से रिलेटेड है जो पॉलिसीज है उनको प्रमोट करेंगे, ठीक है। दूसरे कंट्री भी इसमें पार्ट हिस्सा ले सकते हैं, ठीक है। तो बायोफ्यूल इज ए सॉलिड, लिक्विड और गैसियस फ्यूल प्रोड्यूस्ड फ्रॉम कन्वर्जन ऑफ बायोमास सच एज सुगर केन, कोरन, चारकोल, वुड चिप्स, बायोगैस फ्रॉम एनारोबिक डिकम्पोजिशन ऑफ वेस्ट। तो इसको एनारोबिक डिकम्पोजिशन ऑफ वेस्ट से इसको बनाया जाता है एंड इट कैन बी प्रोड्यूस फ्रॉम, तो इसका जो लेवल है बायोगैस का आपको पढ़ना है पड़ेगा क्लास वाले, ठीक है, कौन कौन सा होता है। तो इस अलायंस में कौन कौन सा और पार्टनर है, तो जो नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो इसके पार्टनर है वो है क्लीन एनर्जी बायो फ्यूचर प्लेटफॉर्म, इसका पार्टनर है। मिशन इनोवेशन बायो एनर्जी इनिशिएटिव है वो भी इसका हिस्सा है। एंड ग्लोबल बायो एनर्जी पार्टनरशिप है वो भी इसका पार्ट है। तो इसमें यूएस, ब्राजील, EU, इंडिया, क्लीन एनर्जी बायो फ्यूचर प्लेटफॉर्म, मिशन इनोवेशन बायो एनर्जी इनिशिएटिव एंड ग्लोबल बायो एनर्जी पार्टनरशिप है, ये सारे ग्लोबल इंटरनेशनल बायोफ्यूल अलायंस के पार्ट हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है वायलोजन यूनिट ग्राफ्टेड ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क। तो ये क्या बीमारी है, ये है वायोलोजन यूनिट ग्राफ्टेड ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क। तो हम इंडिया में देखते हैं कि जो पानी होता है उसमें बहुत सारा आर्सेनिक कंटेंट होता है, फ्लोरीन कंटेंट पाया जाता है, तो उसमें क्या है, बहुत सारा कंटामिनेशन होता है वाटर में। तो उसमें जो मेटल होता है, हेवी मेटल है, या फिर जो कार्सोनिक पॉल्यूटेंट होता है, यानी कि कैंसर कॉजिंग पॉल्यूटेंट्स होते हैं, उनको रिमूव करने के लिए हम यूज करते हैं आयन एक्सचेंज टेक्नोलॉजी का यूज किया करते हैं, ठीक है। तो वो काफी एफिशिएंट नहीं है, आयन गैस एक्सचेंज का यूज किया जाता है अभी करंटली, और जो बेस्ट होती है सोर्बेंट मटेरियल एंड आयन एक्सचेंज टेक्निक, इसको रिमूव करने के लिए यूज की जाती है, जो इतनी ज्यादा एफिशिएंट नहीं होती है, ठीक है। तो एक मोर एफिशिएंट, इस आयन एक्सचेंज टेक्नोलॉजी से ज्यादा एफिशिएंट एक नई टेक्नोलॉजी बनाई गई है IVOFM, जिसका नाम क्या है, वायलोजन यूनिट ग्राफ्टेड ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क। तो ये किसके द्वारा बनाई गई है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च, तो IISER पुणे ने इस टेक्नोलॉजी को बनाया है। एंड इट इज मोर एफिशिएंट देन आयन एक्सचेंज
टू रिमूव दी कार्सिनोजेनिक पॉल्यूटेंट, ठीक है। तो इनको यूज किया जाएगा कार्सिनोजेनिक पॉल्यूटेंट को रिमूव करने के लिए, इस टेक्निक का यूज किया जाता है। आयन एक्सचेंज में क्या होता है? आयन एक्सचेंज इज अ प्रोसेस ऑफ प्यूरिफाइंग वाटर बाय रिप्लेसिंग द डिजोल्व्ड इंप्योरिटी आयन विद हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल आयन से उसको रिप्लेस कर दिया जाता है डिजोल्व्ड इंप्योरिटी को। इसके लिए वाटर सॉफ्टनर यूज किए जाते हैं। एंड वोयलेजन यूनिट ग्राफ्टेड ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क में इसमें क्या किया जाएगा? इसमें क्या है, हम कस्टम बिल्ट यानी कि स्पेशली डिजाइन करेंगे, एक स्पॉन्जी लाइक मटेरियल को डिजाइन करेंगे जिसको, जो कि एक स्पॉन्जी लाइक मटेरियल बनाया जाएगा, वो एब्जॉर्ब कर लेगा उनको, जैसे आर्सेनिक है तो उसको आर्सेनिक को एब्जॉर्ब कर लेगा। तो इसमें तीन चीजें यूज की जाती है उसमें इसमें अमेलगमेशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर, इलेक्ट्रोस्टैटिक ड्रिवन आयन एक्सचेंज टेक्नोलॉजी यूज की गई है, यानी कि इसके द्वारा उसको अट्रैक्ट किया जाएगा आर्सेनिक को। देन उसमें यूज किया गया है जो स्पेसिफिक बाइंडिंग साइट होगी, तो एक पर्टिकुलर बाइंडिंग साइट होगी जो ऑब्जर्व कर लेगी, तो वहां पे वो आके आर्सेनिक है वो रुक जाएगा, ठीक है। तो आयन उसको खींच के ले आएगा, ठीक है, उसके बारे में, तो यह बाइंड कर जाएगा। तो ये जो बेस्ट है वो इस पे बेस्ट है, ठीक है। अमलगमेशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक ड्रिवन आयन एक्सचेंज एंड नैनोमीटर साइज माइक्रोपोर्स होल्स होंगे इसमें, एंड स्पेसिफिक बाइंडिंग साइट होगी जहां पे ये डेवलप चिपक जाएगा। तो यानी कि ये स्पॉन्जीज में है, स्पॉन्जीज का यूज किया जाता है ना इसको साफ करने के लिए, तो उसमें वो पानी से भर जाता है। उसी तरह से क्या है, उसमें ये आर्सेनिक या फिर कंटामिनेंट होंगे वो भर जाएंगे, ठीक है। उसको रिमूव करने के लिए इसको यूज किया जाएगा। तो unlike normal sorbent material, this material is found to be very selective towards toxic pollutant। ये जो मटेरियल बनाया गया है इसके द्वारा, इन लोगों के द्वारा, ये क्या नाम है इसका, वोयलेजन यूनिट ग्राफ्टेड ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क है, ये काफी सिलेक्टिव है एंड टॉक्सिक कंपाउंड, टॉक्सिक पॉल्यूटेंट को उनकी तरफ काफी अट्रैक्ट करता है, ठीक है। इसको कई बार यूज किया जा सकता है, नॉर्मल बाथ स्पॉन्ज की तरह कैन बी यूज्ड, ठीक है। नेक्स्ट इज 2022 रिस्टोरेशन बैरोमीटर रिपोर्ट। 2022 रिस्टोरेशन बैरोमीटर रिपोर्ट किसके द्वारा पब्लिश की है? ये IUCN ने पब्लिश की है, याद रखना, IUCN ने ये रिपोर्ट पब्लिश की है 2022 रिस्टोरेशन बैरोमीटर रिपोर्ट, ठीक है। एंड इट इज ओनली टूल करंटली यूज्ड बाय नेशनल एंड सब नेशनल गवर्नमेंट टू ट्रैक द प्रोग्रेस ऑन इंप्लीमेंटेशन ऑफ रिस्टोरेशन टारगेट अक्रॉस ऑल द टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। तो बोन चैलेंज के अंदर हम देख चुके हैं कि जो ग्लोबल टारगेट है 350 मिलियन हेक्टेयर, 350 मिलियन जो डिग्रेडेड एंड डिफॉरेस्टेड रीजन है उसको रिस्टोर करने का टारगेट रखा गया है। तो उसमें ट्रैक करने का, उसको कैसे ट्रैक किया जाए कि उसको कितना टारगेट अचीव हो चुका है, तो उसको रिस्टोरेशन बैरोमीटर है उसको ट्रैक किया जाता है इसके द्वारा, इस रिपोर्ट के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट इज एजुकेशन, इन्वायरमेंटल एजुकेशन अवेयरनेस एंड ट्रेनिंग। तो ये स्कीम लॉन्च की गई थी गवर्नमेंट के द्वारा। कब लॉन्च की गई थी? 6th 5-year प्लान में इस स्कीम को लॉन्च किया था गवर्नमेंट के द्वारा। तो इन्वायरमेंट एजुकेशन अवेयरनेस एंड ट्रेनिंग स्कीम, ईट स्कीम, EEAT स्कीम है, ये गवर्नमेंट ने लॉन्च की थी 1983-84 में, 83-84, ठीक है, में इसको लॉन्च किया गया था 6th 5-year प्लान में, ठीक है। 6ठे 5-year प्लान में इसको लॉन्च किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के द्वारा। इसका एम क्या था? एम नाम से देखो, इन्वायरमेंटल एजुकेशन, यानी कि ये इन्वायरमेंटल एजुकेशन को प्रमोट करेगी, लोगों में इन्वायरमेंट के प्रति अवेयरनेस बढ़ाएगी, और जो इन्वायरमेंट से रिलेटेड काम कर रहे होंगे उन लोगों को कैपेसिटी बिल्डिंग या फिर ट्रेनिंग का काम किया जाएगा। तो इसके जो 3 एम थे, इन्वायरमेंटल अवेयरनेस को बढ़ाना, इन्वायरमेंटल एजुकेशन को प्रमोट करना, एंड स्टूडेंट्स का पार्टिसिपेशन है वो इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन में प्रमोट करना है। तो इन्वायरमेंटल एजुकेशन एंड जो ईट स्कीम है उसके अंदर क्या है, 3 स्कीम फिर लॉन्च की गई थी, 3 स्कीम। तो इन्वायरमेंटल एजुकेशन का जिसको जो कंपोनेंट है उसको लागू करने के लिए एक स्कीम लॉन्च की गई थी जिसका नाम क्या था? नेशनल ग्रीन कोरअप स्कीम। इन्वायरमेंटल अवेयरनेस को प्रमोट करने के लिए एक स्कीम लॉन्च की गई थी जिसका नाम क्या था? नेशनल नेचर कैंपिंग प्रोग्राम। और ट्रेनिंग या फिर कैपेसिटी बिल्डिंग करने के लिए इसके एक और स्कीम लॉन्च की गई थी जिसका नाम था कैपेसिटी बिल्डिंग एक्टिविटीज, ठीक है। ये 3 चीजें थी इसके अंदर। तो नेशनल ग्रीन कोऑप्स है, तो स्कूल में इको क्लब बनाए जाते हैं, बच्चों का ग्रुप बनाया जाता है जो कि इन्वायरमेंट रिलेटेड एक्टिविटीज करते हैं, ठीक है। तो इसमें 30 से 50 बच्चों का एक एनजीसी का ग्रुप बनाया जाता है, नेशनल ग्रीन कोरअप, इनका एनजीसी कैडेट कहा जाता है, जैसे एनसीसी कैडेट होते हैं उसी तरह से ये नेशनल ग्रीन कैडेट होते हैं। एंड इस स्कीम के अंदर 1 लाख से ज्यादा इको क्लब स्कूलों में बनाए गए हैं, ठीक है। 30 से 50 स्कूली बच्चों का ये ग्रुप होता है। इसमें क्या है, फाइनेंशियल असिस्टेंस भी प्रोवाइड की जाती है एक डिस्ट्रिक्ट में। इसमें से क्या है, फाइनेंशियल असिस्टेंट दी जाती है इनको
इको क्लब को, जो इको क्लब बनाया जाता है इसमें नेशनल ग्रीन क्रॉप में इको क्लब बनाया जाएगा, उसमें 5,000 रुपए दिए जाते हैं पर इको क्लब, ठीक है, 5,000 रुपए पर इको क्लब प्रोवाइड किए जाते हैं। एंड इसमें क्या है, इसमें लिमिट है कि एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर 500 स्कूल में इको क्लब होंगे, उनको दिया जा सकता है। एंड 100 कॉलेज इको क्लब है एक स्टेट के अंदर, तो 500 स्कूल इन ए डिस्ट्रिक्ट एंड 100 कॉलेजेस इन ए स्टेट में क्या है वो 5,000 रुपए पर इको क्लब दिया जाएगा। स्टूडेंट्स इसमें करते हैं बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, वाटर कंजर्वेशन, एनर्जी कंजर्वेशन रिलेटेड एक्टिविटीज यहां पे करते हैं। नेक्स्ट जो है वो थी स्कीम थी नेशनल नेचर कैंपिंग, नेशनल नेचर कैंपिंग प्रोग्राम चलाया गया था। इसका दूसरा नाम क्या है, नेशनल इन्वायरमेंट अवेयरनेस कैंपेन, ठीक है, नेशनल नेचर कैंपिंग प्रोग्राम, या फिर इसका दूसरा नाम है नेशनल इन्वायरमेंट अवेयरनेस कैंपेन। इसमें क्या है, मल्टीमीडिया का यूज करते हुए लोगों को अवेयर किया गया है। तो मल्टीमीडिया कैंपेन टू जनरेट अवेयरनेस अमंग द पीपल अबाउट द इन्वायरमेंट, ठीक है। इसमें ट्रेडिशनल एंड नॉन ट्रेडिशनल मीडिया का यूज किया गया है। कैपेसिटी बिल्डिंग में क्या है, जो टीचर्स हैं इको क्लब वाले, उसमें टीचर का उनका मेंटर भी रहेगा, तो उसमें क्या है स्टूडेंट्स है उनके क्या है स्किल प्रोवाइड की जाती है कैपेसिटी बिल्डिंग एक्टिविटीज में। तो नेक्स्ट टॉपिक है वो हमारा है रिफ्यूज डिराइव्ड फ्यूल। तो रिफ्यूज डिराइव्ड फ्यूल है तो ये होता है जो म्युनिसिपैलिटी से सॉलिड वेस्ट निकलता है, उससे जो वेस्ट ड्राइव होता है तो उससे क्या है ये फ्यूल बनाया जाता है, तो उसको बोलते हैं रिफ्यूज ड्राइव्ड फ्यूल, ठीक है। तो ये एक रिन्यूएबल एनर्जी का सोर्स माना गया है एंड सिंस इससे क्या है ये वेस्ट को लैंडफिल में जाने से रोकेगा, ठीक है। नेक्स्ट इज एनवायरमेंट एंड क्लाइमेट सस्टेनेबिलिटी वर्किंग ग्रुप। तो ये भी क्या है, ये G20 का एक ग्रुप है, एनवायरमेंट एंड क्लाइमेट सस्टेनेबिलिटी वर्किंग ग्रुप है। तो G20 की मीटिंग्स हो रही है, उसी तरह से इस ग्रुप की इंडिया में मीटिंग हुई है। तो इसकी जो G20 एनवायरमेंट एंड क्लाइमेट सस्टेनेबिलिटी वर्किंग ग्रुप की मीटिंग कहां पे हुई थी, बेंगलुरु में हुई थी। तो वहां पे इन लोगों ने कहा था कि G20 के जो कंट्रीज हैं वो लोग क्या है एनवायरमेंट रिस्टोरेशन पे ध्यान देंगे, ब्लू इकोनॉमी को प्रमोट करेंगे, रिसोर्स एफिशिएंसी को प्रमोट करेंगे, सर्कुलर इकोनॉमी को प्रमोट करेंगे। तो ये सारी बातें उन लोगों ने की थी। नेक्स्ट टॉपिक इज वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट ऑन इंडिया कूलिंग प्लान, इंडिया कूलिंग सेक्टर। तो गर्मी इंक्रीज हो रही है, तो जिसके कारण क्या है हमें कूलिंग की जरूरत पड़ेगी ऐसी वगैरह की, तो उसने इसके लिए इंडिया ने कूलिंग एक्शन प्लान भी बनाया था। ये आपको खुद से करना है, इंडियन कूलिंग एक्शन प्लान, ठीक है, इसमें नहीं दिया हुआ है, तो ये खुद से कर लीजिएगा कवर, 2-3 साल पहले न्यूज में था। तो ये इसने कहा है कि कूलिंग के कारण क्या है हमें एसी वगैरह चलाएंगे तो जिसके कारण क्या है CO2 इंक्रीज होगी, तो ग्लोबल वार्मिंग इंक्रीज होगी। तो हीट वेव का इसमें बताया है टेम्परेचर राइज हो जाता है। तो हिली एरिया में ये बोल रहा है कि टेम्परेचर जब 40 डिग्री से सेंटीग्रेड से राइज हो जाता है तब उसको बोलते हैं से ज्यादा इंक्रीज हो जाता है, तब हिली एरिया में हीट वेव की कंडीशन आ जाती है। ये शायद 5 दिन के लिए होता है। एंड जो प्लेन एरिया सॉरी तो ये प्लेन एरिया में 40 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर होता है और हिली एरिया में कितना है 30 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर, 30 डिग्री सेंटीग्रेड से इंक्रीज हो जाता है टेम्परेचर, तब उसको माना जाता है कि वो हीट वेव की कंडीशन आ गई है। 40 डिग्री इन प्लेन एरिया एंड 30 डिग्री इन हिली एरिया, ठीक है। नेक्स्ट इज नीति आयोग ने एक रिपोर्ट रिलीज की है, नीति आयोग ने एक रिपोर्ट रिलीज की है जिसका नाम क्या है, कार्बन कैप्चर यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज पॉलिसी फ्रेमवर्क। ये रिपोर्ट है कार्बन कैप्चर स्टोरेज एंड यूटिलाइजेशन रिपोर्ट है, इसके द्वारा नीति आयोग के द्वारा रिलीज की गई है। तो कार्बन कैप्चर एंड स्टोरेज है CCUS, इसके बारे में आपने पढ़ा रखा होगा। तो कार्बन उसमें क्या है, हम कार्बन जो फैक्ट्री से कार्बन निकलती है, जो फैक्ट्री या फिर इंडस्ट्री से जो कार्बन निकलती है उसको हम वहां से कैप्चर करते हैं, फिर उसको ट्रांसपोर्ट करते हैं। सबसे पहले उसको कैप्चर करेंगे, फिर उसको हम क्या है ट्रांसपोर्ट करेंगे, ठीक, उस कार्बन को CO2 को ट्रांसपोर्ट करेंगे, फिर उसको क्या है स्टोर कर देंगे। इसको स्टोर अलग अलग जगह पे किया जा सकता है। रॉक के अंडर में स्टोर करते हैं तब इसको जियोलॉजिकल सिक्वेस्ट्रेशन कहा जाता है। CCUS के अलग अलग नाम है, आपने पढ़ा हुआ तो इसको नहीं पढ़ा तो पढ़ लीजिएगा। इसमें इतना बताया हुआ है, ठीक है। तो इसमें 3 चीजें इसमें करते हैं। द नेक्स्ट इज आईची टारगेट। आईची टारगेट को 2010 में नगोया प्रोटोकॉल हुई थी CBD की, तो वहां पे उसको अडॉप्ट किया गया था, ठीक है। तो नगोया कॉन्फ्रेंस में उसको दिए गए थे आईची टारगेट को। ये किससे रिलेटेड है, बायोडाइवर्सिटी के 20 टारगेट्स थे। एंड इंपॉर्टेंट बात है कि कोई भी कंट्री ने अभी तक क्या है 2020 तक थे ये आईची टारगेट थे, वो उनको अचीव करना था 2020 तक, ठीक है, 2020 तक उनको अचीव करना था, परंतु पूरे विश्व में कोई भी कंट्री इनको अचीव नहीं कर पाया है। तो नन ऑफ द कंट्री, नॉट ए सिंगल कंट्री हैज मेट ऑल द 20 आईची टारगेट, ठीक है।
एंड ये जो आईटी टारगेट थे वो नॉन बाइंडिंग थे, ठीक है, नॉन बाइंडिंग थे एंड 2010 से 2020 के पीरियड के लिए थे। बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड टारगेट थे, बायोडाइवर्सिटी को इंक्रीज करने के लिए। नेक्स्ट इज बजट में कुछ स्कीम्स लॉन्च की गई थी, उसमें स्कीम्स बताई गई है, मिस्ट्री स्कीम, अमृत धरोहर स्कीम एंड पीएम प्रणाम स्कीम। तो मिस्ट्री स्कीम का जो फुल फॉर्म है वो दिए हुए है। मिस्ट्री क्या है? मिस्ट्री इज मैंग्रोव इनिशिएटिव फॉर शोरलाइन हैबिटेट एंड टेंजिबल इनकम। ये मिस्ट्री की फुल फॉर्म है, मैंग्रोव इनिशिएटिव फॉर शोरलाइन हैबिटेट एंड टेंजिबल इनकम। तो जो हमारा कोस्टल एरियाज में है तो वहां पे क्या है, हम चाहते हैं कि मैंग्रोव का कल्टीवेशन इंक्रीज हो, ठीक है। तो इंडिया वांट टू इंक्रीज द मैंग्रोव प्लांटेशन इन कोस्ट लाइन एंड साल्ट पेन लैंड में, इनको साल्ट पेन लैंड एज वेल एज कोस्ट लाइन में, ठीक है। इसके लिए हम जो नरेगा है, जो कैंपा फंड है, वो सब इसमें यूज किया जाएगा इसको प्रमोट करने के लिए। एंड जो कैंपा है अभी क्या है, ये स्टेचुटरी बॉडी बन गया है, इसके लिए एक्ट लाया गया था। देन इनिशियली इसको सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एस्टेब्लिश किया गया था। इसमें कैंपा से कितना फंड स्टेट गवर्नमेंट को मिलता है ये आप मेरे को बताओगे? 90:10 था ना वो, 90:10। तो जो कंपनीज है वो अपना जो करती है, नेट प्रेजेंट वैल्यू है उसके ज्यादा, नेट प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट की जाती है 50 ईयर्स की फॉरेस्ट को, उसको जो डिफोरेस्टेशन किया जाता है तो उसकी जो वैल्यूज होती है उसको डिपॉजिट किया जाता है इस कैंपा फंड में। और जो है उसमें से 90% फंड है वो स्टेट गवर्नमेंट के पास जाता है और 10% फंड है वो सेंट्रल जो कैंपा है उसमें जाता है, ठीक है। तो इंडिया ने ज्वाइन कर लिया है, इंडिया हैज आल्सो ज्वाइंड मैंग्रोव अलायंस फॉर क्लाइमेट, ठीक है। मैंग्रोव अलायंस फॉर क्लाइमेट कब लॉन्च की गई थी? इसको लॉन्च किया गया था UNFCCC COP 2027 में, इसको लॉन्च किया गया था 27 वाली COP 27 में। तो ये आप इसके बारे में हम वैसे तो पढ़ चुके हैं, आप और पढ़ लीजिएगा, ये शायद अक्टूबर या नवंबर के मंथ में हमने कवर किया हुआ है। देन मैंग्रोव अलायंस फॉर क्लाइमेट के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा, इसका इंडिया मेंबर है, ठीक है। तो मिस्ट्री के अंदर हम क्या है, इंटेंसिव एफोर्सेशन कर रहे हैं कोस्टल मैंग्रोव एरियाज में, ठीक है। नेक्स्ट स्कीम इज पीएम प्रणाम स्कीम। तो गवर्नमेंट का जो फर्टिलाइजर सब्सिडी है उसका बर्डन इंक्रीज हो रहा है, तो वो हमारा जो बर्डन है कितना है, लगभग 2.25 लाख रुपीस की हम सब्सिडी देते हैं फर्टिलाइजर सेक्टर के लिए, ठीक है। उसको कम करने के लिए गवर्नमेंट ने लॉन्च की है पीएम प्रणाम स्कीम। इसकी फुल फॉर्म दी हुई है प्राइम मिनिस्टर प्रोग्राम फॉर रिस्टोरेशन अवेयरनेस नॉरिशमेंट एंड अमोलियरेशन ऑफ मदर अर्थ। तो हम देखते हैं कि हम बहुत ज्यादा यूरिया और DAP यूज करते हैं, जिसके कारण क्या है, काफी ज्यादा यूट्रोफिकेशन भी होता है और जो बहुत सारी बीमारियां भी होती है। तो ये इधर वाला नॉर्दर्न इंडिया में बेल्ट बन गया है कैंसर का, तो उसको हम चाहते हैं कि अल्टरनेट फर्टिलाइजर्स का यूज हो, ऑर्गेनिक फार्मिंग का यूज हो, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर है, बायो फर्टिलाइजर का यूज हो, एंड जो हमारा बैलेंस्ड यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स है वो हम प्रमोट करें 4:2:1 वाला, ठीक है। एनपीके का जो रेशियो कितना होता है 4:2:1, ये हाईली इम्बैलेंस्ड है इंडिया में, तो उसके लिए इसको पीएम प्रणाम स्कीम को लाया गया है, ठीक है। तो इट सीक्स टू इंसेंटिवाइज द स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी को इसमें इंसेंटिवाइज किया जाएगा फॉर प्रमोटिंग अल्टरनेटिव फर्टिलाइजर एंड बैलेंस्ड यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर। तो इसमें कोई पैसे नहीं दिए जाते हैं, परंतु उसमें जो बच जाता है जो पैसा वो उसको दे दिया जाएगा। वैसे कोई ग्रांट वगैरह नहीं दी जाती है पीएम प्रणाम के अंदर। नेक्स्ट इज अमृत धरोहर। तो अमृत धरोहर, अमृत क्या है, वाटर से रिलेटेड होता है, धरोहर क्या है, हमारी जो बहुत कीमती चीज हो, तो वेटलैंड्स है वो हमारी क्या है, अमृत धरोहर है। उनका हमें कैसा है, प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि दीज आर वेटलैंड्स क्या है, हमारी अमृत धरोहर है, उसका कैसे यूज करना है, उसका ऑप्टिमल यूज करना है वेटलैंड्स का। तो जिससे के कारण क्या है, हम बायोडाइवर्सिटी को इंक्रीज कर सके, क्लाइमेट चेंज को टैकल कर सके, एंड जो है लोकल कम्युनिटी है उनको भी क्या थोड़ी बहुत इनकम हो जाए, ठीक है। तो पॉवर्टी रिडक्शन के लिए भी इसको हम कह सकते हैं, इसका यूज किया जाएगा। देन प्रोजेक्ट रीहैब, प्रोजेक्ट रीहैब लॉन्च किया गया था KVIC के द्वारा, ठीक है। तो इसमें क्या है, प्रोजेक्ट रीहैब की फुल फॉर्म क्या है, रीहैब की फुल फॉर्म है रिड्यूसिंग एलिफेंट ह्यूमन अटैक यूजिंग बी। तो बी का यूज करते हुए एलिफेंट्स क्या है, वो जंगल को क्रॉस करके ह्यूमन वाले जो गांव वगैरह में घुस जाते हैं और वहां पे खूब तोड़फोड़ करते हैं। तो उसके कारण क्या है, ह्यूमंस है वो एलिफेंट को मार देते हैं, ठीक है। तो गांव वाले एलिफेंट को मार देते हैं, उसको बचाने के लिए क्या है, बीज का यूज किया जाता है। तो बी से काफी डरते हैं एलिफेंट, तो उनको काफी अनॉय करती है, ये भाग जाते हैं उनको बीज के देख के। तो इसमें KVIC है, खादी विलेज इंडिया इंडस्ट्रियल कमीशन है, वो इसका यूज कर रहा है, बी का यूज करते हुए एलिफेंट को दूर भगाने का काम कर रहा है, ठीक है। इसमें हनी बी का यूज किया जाता है। तो KVIC ये पार्ट है, प्रोजेक्ट रीहैब इज ए पार्ट ऑफ KVIC का एक नेशनल हनी मिशन है। तो नेशनल हनी मिशन का ये पार्ट है। तो नेशनल हनी मिशन है वो
उसमें क्या है, हम स्वीट रिवोल्यूशन के अंदर इसको लॉन्च किया गया है। हनी का स्वीट रिवोल्यूशन के अंदर हम क्या है, हनी बीज को प्रमोट कर रहे हैं। ठीक है, तो केवीआईसी इज ए स्टैट्यूटरी बॉडी अंडर केवीआईसी एक्ट 1956 के अंदर इसको बनाया गया है। कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आती है, ये एमएसएमई मिनिस्ट्री के अंदर आती है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये एमएसएमई मिनिस्ट्री के अंदर केवीआईसी आती है। ठीक है, एंड हनी मिशन है वो केवीआईसी ने लॉन्च किया था। उसके अंदर क्या है, हनी मिशन के अंदर केवीआईसी बी बॉक्स है, बी कॉलोनीज है, वो डिस्ट्रीब्यूट कर रही है फार्मर्स को। एंड तो हनी मिशन लॉन्च किया गया था 2017 में, 2017 में इसको लॉन्च किया गया था हनी मिशन को। एंड इसमें स्वीट रिवोल्यूशन भी लॉन्च किया गया था। स्वीट रिवोल्यूशन कब लॉन्च किया गया था, 2016 में। हनी मिशन के अंडर में लॉन्च किया गया है स्वीट रिवोल्यूशन को। ठीक है, नेक्स्ट इज मरीन स्पेशल प्लानिंग फ्रेमवर्क। तो मरीन स्पेशल प्लानिंग फ्रेमवर्क है, इसमें क्या काम होता है, तो मरीन एरियाज का ह्यूमन कैसा यूज कर रहे हैं वो इसमें डिस्कस किया जाता है। ठीक है, देखते हैं वो इसमें देखते हैं कि कैसा ह्यूमन मरीन एरिया है, उसका कैसे हम यूज कर रहे हैं। तो ये जो है स्पेशल प्लानिंग फ्रेमवर्क है, ये लॉन्च किया गया था इंडिया और नॉर्वे के द्वारा। ठीक है, इंडिया और नॉर्वे के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। तो ये याद रखना है कौन से कंट्री ने लॉन्च किया है, इंडिया एंड नॉर्वे। कहां पे लॉन्च किया गया था, अभी रिसेंटली ये पौंडीचेरी में इसको लॉन्च किया गया था। अंडर इंडो नॉर्वे ओशियन इनिशिएटिव है, उसके अंदर इसको लॉन्च किया गया है मरीन स्पेशल प्लानिंग फ्रेमवर्क। किसके द्वारा, इंडिया नीदरलैंड नॉर्वे के द्वारा, नीदरलैंड नहीं है सॉरी, नॉर्वे के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है, इंडिया नॉर्वे के द्वारा। एंड इसको लॉन्च किया गया है इंडो नॉर्वे ओशियन इनिशिएटिव, 2019 से चल रहा है, उसके अंदर में इसको लॉन्च किया गया है मरीन स्पेशल प्लानिंग फ्रेमवर्क। इट इज ए पब्लिक प्रोसेस ऑफ एनालाइजिंग एंड अलोकेटिंग द स्पेशियल एंड टेम्पोरल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज इन मरीन एरियाज। It is a practical way of creating and establishing more rational use of marine space and interaction. ठीक है, नेक्स्ट इज इंटरनेशनल मरीन प्रोटेक्टेड एरिया कांग्रेस। तो मरीन एरियाज के लिए भी एक कांग्रेस होती है, तो मरीन इंटरनेशनल मरीन प्रोटेक्टेड एरिया कांग्रेस। ठीक है, तो ये एक कांग्रेस होती है जो कि मरीन प्रोटेक्टेड एरिया है उनसे रिलेटेड है। ठीक है, इसकी अभी क्या है, 5th कांग्रेस हुई थी, कहां पे हुई थी, कनाडा में हुई थी। ठीक है, कनाडा के मॉन्ट्रियल में हमने देखा था कि कनाडा के मॉन्ट्रियल और चाइना के कुनमिंग सिटी में क्या है, सीबीडी का जो समिट हुआ था, सीबीडी का कुनमिंग एंड मॉन्ट्रियल में 2 जगह हुआ था, वो याद रखना है आपको। तो ये कनाडा में हुई है। तो कनाडा इज बाउंडेड बाय 3 ओशियन, पैसिफिक, आर्कटिक एंड अटलांटिक। तो कनाडा हम देखते हैं तो ये क्या है, इसके आर्कटिक है, इस साइड पैसिफिक है, इधर अटलांटिक है, 3 ओशियन से बाउंड है। तो लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन किसकी है वर्ल्ड में, कनाडा के पास है। तो इंटरनेशनल मरीन प्रोटेक्टेड एरिया कांग्रेस है, ये किसके द्वारा होस्ट की गई है, आईयूसीएन के द्वारा को होस्टेड की गई है। आईयूसीएन एंड कनाडा ने को होस्ट की है, तो ये आईयूसीएन से रिलेटेड है। आईयूसीएन ने इसको को होस्ट किया है इंटरनेशनल मरीन प्रोटेक्टेड एरियाज को। कहां पे हुई है, ये कनाडा में हुई है। पहली कब हुई थी, ये कौन सी थी, 5वीं है। पहली हुई थी ऑस्ट्रेलिया में, हुई थी 2005 में। उसके बाद दूसरी हुई है यूएसए में 2009 में, तीसरी फ्रांस में हुई है, चौथी चिली में हुई है और 5वीं कनाडा में हुई है। ठीक है, इसमें ये डिस्कस करते हैं कि हाउ द मरीन प्रोटेक्टेड एरियाज है उसको हमें कैसे बेटर कंज्यूम करना है ताकि उसको क्लाइमेट चेंज को फाइट किया जा सके, उसको क्या बेनिफिट लेना है मरीन प्रोटेक्टेड एरियाज से। तो ये IMPAC5 ये भी पूछा जा सकता है कि IMPAC5 क्या चीज है। IMPAC5 इज 5th इंटरनेशनल मरीन प्रोटेक्टेड एरिया कांग्रेस है जो कि कनाडा में हुई है। इट इज ए ग्लोबल फोरम दैट ब्रिंग टुगेदर ओशियन कंजर्वेशन प्रोफेशनल को ये साथ में लेके आते हैं और वो डिस्कस करते हैं कि मरीन प्रोटेक्टेड एरियाज को कैसे हम ज्यादा अच्छे से कर सके। जो 30/30 टारगेट दिया गया है, 30/30 टारगेट है, उसका क्या है, हमें 30% ऑफ लैंड एंड ओशियन का जो है एरिया को उसको कंजर्व करना है। तो उसी से भी ये रिलेटेड है। इट्स एम इज टू प्रोटेक्ट द 30% ऑफ ग्लोबल ओशियन बाय 2030। ठीक है, एंड इसने सपोर्ट किया था कुनमिन मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क को, इसने सपोर्ट किया है। एंड उसमें जो कुनमिन मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क है उसकी थीम क्या थी, आवर ओशन आवर फ्यूचर आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो उसको ये सपोर्ट करता है। ठीक है, एंड इंडिया में भी क्या है, तो ओवरऑल वर्ल्ड में देखें तो 7% 7 से 8% के करीब है मरीन प्रोटेक्टेड एरिया है। ठीक है, तो MPA is a section of ocean, marine protected area is a section of ocean where a government has placed limit on human activity, जहां पे certain activities are prohibited। ठीक है, it can be either wildlife sanctuary, marine protected area can be wildlife sanctuary or national park, or it is a under the wildlife protection act। इंडिया में ये wildlife protection act 1972 के अंदर हो सकता है।
तो इंडिया में ये 4% अकाउंट करता है टोटल प्रोटेक्टेड एरिया का। टोटल प्रोटेक्टेड एरिया का 4% है क्या मरीन प्रोटेक्टेड एरिया है। ठीक है, इंडिया में हम इसको डिफाइन करते हैं प्रोटेक्टेड एरिया, मरीन प्रोटेक्टेड एरिया फॉल होल और जिसका पार्ट है वो लाई करता है विद इन द 500 मीटर ऑफ हाइट टाइड लाइन में पड़ता है, तब हम उसको क्या है प्रोटेक्टेड एरिया क्लासिफाई करते हैं। 128 मरीन प्रोटेक्टेड एरिया है इंडिया में, है 128। नेक्स्ट इज स्टेट ऑफ ग्लोबल वाटर रिसोर्स रिपोर्ट। तो ये बताता है, ये जो रिपोर्ट है स्टेट ऑफ ग्लोबल वाटर रिसोर्सेज, तो वाटर रिसोर्सेज की ग्लोबल लेवल पे क्या कंडीशन है उसको बताता है। तो ये किसके द्वारा रिलीज की है, वर्ल्ड मेटीरियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। ये पहली रिपोर्ट है, ठीक है, तो इसकी पहली रिपोर्ट है वर्ल्ड स्टेट ऑफ ग्लोबल वाटर रिसोर्सेज की, पहली बार इस रिपोर्ट को पब्लिश किया गया है। ठीक है, तो इसमें इन लोगों ने क्या है 3 तरह का डाटा यूज किया है। स्ट्रीम फ्लो यानी कि रिवर वाला वाटर है, टेरेस्ट्रियल यूज वाटर स्टोरेज वाटर है, उसमें जो सरफेस वाटर है, लैंड सरफेस और सब सरफेस कितना वाटर है, और क्रायोस्फीयर का वाटर है वो सब इसमें इंक्लूड किया गया है। ठीक है, ये WMO की रिपोर्ट है। तो WMO एक यूनाइटेड नेशन की स्पेशलाइज्ड एजेंसी है जिसको एस्टेब्लिश किया गया था 1950 में। WMO वाज एस्टेब्लिश इन 1950 में। ठीक है, एंड इसका जो अर्लियर नेम था इंटरनेशनल मेटीरियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन था, जिसको इंटरनेशनल मेटीरियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन का एस्टेब्लिश किया गया था 1873 में, 1873 में इसको एस्टेब्लिश किया गया था थ्रू दी वियना इंटरनेशनल मेटीरियोलॉजिकल कांग्रेस के द्वारा इंटरनेशनल मेटीरियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन एस्टेब्लिश किया गया था। हेडक्वार्टर कहां पे है इसका, जिनेवा स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है, जिनेवा स्विट्जरलैंड। ठीक है, इट वर्क इज डेडिकेटेड टू मेटीरियोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी, ऑपरेशनल हाइड्रोलॉजी से रिलेटेड इसका काम है। एंड इंडिया इसका मेंबर है WTO का, इंडिया इज अ मेंबर ऑफ WTO। इट पब्लिश एनुअल रिपोर्ट है इसकी, स्टेट ऑफ वर्ल्ड क्लाइमेट पे इसकी रिपोर्ट आती है। उसके अलावा इस पे जो रिपोर्ट आई है इसकी पहली रिपोर्ट है स्टेट ऑफ ग्लोबल वाटर रिसोर्सेज। ठीक है, इसके बारे में ये नहीं पढ़ना है, ये खाली बकवास है। नेक्स्ट इज ग्रोस डोमेस्टिक क्लाइमेट रिस्क रिपोर्ट। ग्रोस डोमेस्टिक क्लाइमेट रिस्क रिपोर्ट है, ये किसके द्वारा पब्लिश की गई है, ये पब्लिश की गई है क्रॉस डिपेंडेंसी इनिशिएटिव के द्वारा। तो ये याद कर सकते हो कि ये रिपोर्ट है ग्रोस डोमेस्टिक क्लाइमेट रिस्क रिपोर्ट, किसके द्वारा पब्लिश की गई है, क्रॉस डिपेंडेंसी इनिशिएटिव के द्वारा। तो इसमें क्या है, क्लाइमेट चेंज के कारण क्या है, बहुत सारी फ्लड आ रही है, अर्बन फ्लड हमें देखने को मिल रही है, कहीं कहीं पे बादल फट जा रहा है, कहीं से कुछ हो रहा है। तो जिसके कारण क्या है, जो ह्यूमन ने इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है वो क्लाइमेट चेंज इंड्यूस्ड एक्टिविटीज के कारण क्या है वो डूब रहा है या फिर टूट रहा है। तो उससे कितना नुकसान हो रहा है वो ये लोग क्या है असेस करने की कोशिश कर रहे हैं। कौन, क्रॉस डिपेंडेंसी इनिशिएटिव, वो उसको असेस करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, तो XDI और XDI, ठीक है, XDI इज क्रॉस इनिशिएटिव है। ठीक है, इसका जो नाम है XDI क्रॉस डिपेंडेंसी इनिशिएटिव। ये भी पूछा जा सकता है कि XDI टर्म वाज इन न्यूज, तो ये क्या है। ठीक है, XDI इज ए पार्ट ऑफ क्लाइमेट रिस्क ग्रुप ऑफ कंपनीज। तो कंपनीज का एक क्लाइमेट रिस्क ऑफ ग्रुप होता है, क्लाइमेट बहुत सारी कंपनीज का अपना अपना क्या है क्लाइमेट रिस्क ग्रुप होता है। तो उसी तरह से बहुत सारी कंपनी एक साथ आती है तो अपना उसको क्लाइमेट रिस्क ग्रुप बनाया गया है। तो इट इज ए पार्ट ऑफ दैट एंड वेयर इट वांटेड टू क्वांटिफाई द कॉस्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज, यानी कि कितना नुकसान हो रहा है क्लाइमेट चेंज के कारण, तो वो उसको क्वांटिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें ये बोल रहा है कि जो टॉप 50 में होगा पंजाब में आएगा, तो ये क्या है बहुत सारा डैमेज होगा पंजाब में, टॉप 50 में आएगा, ये नॉट इंपॉर्टेंट फॉर मी। नेक्स्ट इज सस्टेनेबल एक्वाकल्चर इन मैंग्रोव इकोसिस्टम इनिशिएटिव। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, सस्टेनेबल एक्वाकल्चर इन मैंग्रोव इकोसिस्टम। तो इसके नाम से देखते हैं सस्टेनेबल एक्वाकल्चर इन मैंग्रोव इकोसिस्टम। तो एक्वाकल्चर कर रहे हैं मैंग्रोव इकोसिस्टम में, मैंग्रोव वाले रीजन में। तो ये इनिशिएटिव 2019 में लॉन्च किया गया था। इसके अंदर क्या कर रहे हैं, एक्वाकल्चर में क्या है, इसमें सस्टेनेबल श्रिम्प कल्टीवेशन को बढ़ावा दिया जा रहा है, श्रिम्प कल्टीवेशन को प्रमोट किया जा रहा है। किसके द्वारा, इट वाज लॉन्च्ड बाय एनजीओ नेचर एनवायरनमेंट एंड वाइल्ड लाइफ सोसाइटी, इसके द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। एक एनजीओ है न्यूज, तो न्यूज एनजीओ की फुल फॉर्म क्या है हमने देखिए, न्यूज इज एनजीओ नेचर एनवायरनमेंट एंड वाइल्ड लाइफ सोसाइटी है, उसके द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। किसको, सेम को, SAIM, सेम सस्टेनेबल एक्वाकल्चर इन मैंग्रोव फॉरेस्ट। ठीक है, इसके अलावा इसको पार्टनरशिप में कौन है, ग्लोबल नेचर फंड इसका पार्टनर है, नेचरलैंड बांग्लादेश एनवायरनमेंट डेवलपमेंट सोसाइटी है, बेड्स वो इसका पार्टनर है। ठीक है, नेचरलैंड बांग्लादेश सोसाइटी। तो एनजीओ नेचर न्यूज के द्वारा इसको प्रमोट किया जा रहा है, न्यूज के द्वारा सेम को प्रमोट किया जा रहा है। ठीक है, न्यूज की फुल फॉर्म आपको याद रखनी है, नेचर एनवायरनमेंट एंड वाइल्ड लाइफ सोसाइटी। ये क्या है, एक एनजीओ है जो कि इसको प्रमोट कर रहा है मैंग्रोव में एक्वाकल्चर को। ग्रीन अर्बन ओएसिस प्रोग्राम,
व्हाट इज ग्रीन अर्बन ओएसिस प्रोग्राम? किसका प्रोग्राम है ये? फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का प्रोग्राम है। पहली बात तो ये, तो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने पहले एक 2020 में एक प्रोग्राम लॉन्च किया था, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ग्रीन सिटी इनिशिएटिव लॉन्च किया गया था इसके द्वारा, ठीक है। तो अब एओ ग्रीन सिटीज इनिशिएटिव है, उसमें क्या है कि शहर है, जो अर्बन एरिया है, सिटी है, दैट डिपेंड अपॉन विलेज एरिया और इसके लिए दाल आटा चावल के लिए, ठीक है, वो उस पर डिपेंड करता है। तो इसमें क्या है, ये लोग क्या कहते हैं, अर्बन फॉरेस्ट्री को प्रमोट करना चाहते हैं, अर्बन ग्रीन्स, अर्बन फार्मिंग, अर्बन फॉरेस्ट्री को ये प्रमोट करना चाहते हैं, ताकि जो सिटी है वो रेजिलिएंट हो जाए टू ड्राई लैंड सिटीज बाय क्लाइमेट चेंज, हेल्थ, फूड, इन सबको रेजिलिएंट हो जाए। तो अब ये ग्रीन सिटी इनिशिएटिव it support the dryland urban community in strengthening their policy and technical capacity to design and implement the integrated urban forestry and urban greening strategy को उसमें डेवलप करने में ये हेल्प करता है, ठीक है। उसी के लिए क्या है, ग्रीन अर्बन ओएसिस प्रोग्राम लॉन्च किया गया था, इसके अंडर में इसको लॉन्च किया गया है। तो ग्रीन सिटीज के अंदर में इसको लॉन्च किया गया है। तो ये प्रोग्राम 2021 में लॉन्च किया गया था, ग्रीन अर्बन ओएसिस प्रोग्राम 2021 में लॉन्च किया गया था फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, ठीक है। तो इट एम्स टू इंप्रूव द रेजिलियंस ऑफ ड्राईलैंड सिटीज बाय टैकलिंग क्लाइमेट चेंज, हेल्थ, फूड एंड इकोनॉमिक। नेक्स्ट इज 30/30 टारगेट। 30/30 टारगेट है, इसमें क्या है, 30% ऑफ वर्ल्ड का जो टेरेस्ट्रियल या फिर फ्रेश वाटर या फिर कोस्टल और मरीन इकोसिस्टम को कंजर्व करना है। तो सीबीडी के अंदर सीबीडी गोल्स है। तो पोस्ट 2022 बायोडायवर्सिटी फ्रेमवर्क, तो 2020 तक तो अच्छी टारगेट थे, तो उसको रिप्लेस करने के बारे में बात चल रही थी, ये हम ऊपर पढ़ चुके हैं। डॉप्सन यूनिट है, तो ये मेजरमेंट यूनिट है ओजोन की, ओजोन को कंसंट्रेशन को मेजर किया जाता है डॉप्सन के द्वारा, ठीक है। इसकी डेफिनेशन भी दी हुई है, आप पढ़ सकते हो, नॉट सो इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट इज सिंधुजा वन। सिंधुजा वन क्या है, ये एक ओशियन वेव एनर्जी कन्वर्टर है। तो ओशियन में आती है वेव्स आती है, ठीक है, उसमें जो एनर्जी होती है, जो काइनेटिक एनर्जी है, मैकेनिकल एनर्जी है, तो उसका यूज क्या है, उसको टरबाइन से जनरेट करने में यूज किया जाएगा, ठीक है। तो ओशियन वेव एनर्जी कन्वर्टर बनाया गया है सिंधुजा वन। किसके द्वारा बनाया गया है, इसको डेवलप किया गया है आईआईटी मद्रास को। ये ओशियन वेव एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देगा सी वेव से, ठीक है। तो इसमें फ्लोटिंग बायो स्पार्स, ये सारा इतना नॉट इंपॉर्टेंट। डन। दिस विल हेल्प इन इंडिया टू मीट द एनर्जी टारगेट को हेल्प करेगा, ठीक है। जनरेटिंग 500 गीगावाट ऑफ, हमारा जो टारगेट है 500 गीगावाट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी बाय 2030 तक डेवलप करना है हमको। 2030 तक कितने हैं, 500 गीगावाट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी हमें डेवलप करना है, उसको हेल्प करने में ये अचीव करेगा। नेक्स्ट इज इंडो पैसिफिक पार्क इनिशिएटिव। इंडो पैसिफिक पार्क इनिशिएटिव ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया था, इसमें नहीं दिया हुआ है, तो आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। इंडो पैसिफिक पार्क इनिशिएटिव, तो इंडो पैसिफिक वाले रीजन से रिलेटेड है। ये इज ए होम टू बहुत सारा, यहाँ पे क्या है, बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है इंडो पैसिफिक रीजन में। इसका काम क्या है, तो I3P है, I3P या फिर इंडो पैसिफिक पार्क इनिशिएटिव I3P। तो I3P की आपको फुल फॉर्म याद रखनी है, क्या है ये, इंडो पैसिफिक पार्क पार्टनरशिप है। तो इंडो पैसिफिक पार्क पार्टनरशिप, तो पार्टनरशिप में क्या होता है, दोनों होते हैं, पब्लिक एंड प्राइवेट दोनों पार्टनर होते हैं, ठीक है। इट एम्स टू प्रमोट सस्टेनेबल अप्रोच इन पैसिफिक रीजन थ्रू डेवलपमेंट ऑफ प्रोटेक्टेड एरियाज एंड नेशनल पार्क। तो इसमें क्या है, प्रोटेक्टेड एरियाज एंड नेशनल पार्क को डेवलप किया जाएगा इस पार्टनरशिप में। इसके 3 कंपोनेंट है, इसमें बायोडायवर्सिटी का कंजर्वेशन पे ध्यान दिया जाएगा, सस्टेनेबल टूरिज्म को प्रमोट किया जाएगा, और तीसरा है गवर्नेंस को जो है अच्छा किया जाएगा, ठीक है, गवर्नेंस को रीइंफोर्स किया जाएगा। तो बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन, सस्टेनेबल टूरिज्म एंड गवर्नेंस रीइंफोर्समेंट में इसका काम किया जाएगा एंड बायोडायवर्सिटी को प्रमोट करना है। नेक्स्ट इज यायासो लेक। तो यायासो लेक बाद में न्यूज, तो ये लद्दाख की पहली बायोडायवर्सिटी हेरिटेज साइट बन गई है। ये लद्दाख की यायासो है, वो लद्दाख की पहली बायोडायवर्सिटी हेरिटेज साइट है। एंड इसको बायोडायवर्सिटी हेरिटेज साइट का जो टैग है वो दिया जाता है बायोडायवर्सिटी एक्ट के अंदर दिया जाता है। बायोडायवर्सिटी एक्ट 2002 के अंदर बायोडायवर्सिटी हेरिटेज साइट को डिक्लेयर किया जाता है, ठीक है। तो ये जो यायासो लेक है वो लगभग 5000 मीटर के एल्टीट्यूड पे लाई करती है, और यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बर्ड एरिया भी है ये। यहाँ पे इट इज वन ऑफ द हाईएस्ट ब्रीडिंग साइट ऑफ ब्लैक नेक क्रेन की इंडिया में वन ऑफ द हाईएस्ट साइट है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे दिया हुआ है सिक्योर हिमालय प्रोजेक्ट 2017 में लॉन्च किया गया था। तो स्नो लेपर्ड के कंजर्वेशन के लिए इसको लॉन्च किया गया था। एंड उसमें क्या है, हमने क्या है, लैंडस्केप बेस्ड अप्रोच फॉलो की थी, लैंडस्केप बेस्ड। तो इसमें 4 लैंडस्केप आइडेंटिफाई किए गए थे, कौन कौन से आप बताओगे, चांगथांग है, 2 और 3 4 और थे, ठीक है। तो कौन कौन से है वो इंपॉर्टेंट है, वो याद करना, ठीक है। सिक्योर हिमालय प्रोजेक्ट है,
इसको फंड किया जा रहा है सिक्योर हिमालय प्रोजेक्ट को इसके द्वारा, ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी के द्वारा। इसके अलावा इंडिया ने ज्वाइन कर लिया है इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस भी लॉन्च किया है। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस है वो इंडिया ने ज्वाइन कर लिया है, 7 स्पीसीज को कंजर्वेशन के लिए है ये, वो आपको पढ़ लीजिएगा, इसमें नहीं दिया हुआ है। देन so it is for conservation or protection of snow leopard and its habitat by developing and implementing a landscape based approach in Himalayan ecosystem region. नेक्स्ट इज सुंदरबन बायोस्फीयर रिजर्व। ये क्यों न्यूज में था? क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट सुंदरबन बर्ड फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया गया था सुंदरबन टाइगर रिजर्व फॉरेस्ट के द्वारा, ठीक है। तो वहां पे वेस्ट बंगाल का फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, वहां पे एक सुंदरबन बर्ड फेस्टिवल इन लोगों ने ऑर्गेनाइज किया है, ठीक है। तो सुंदरबन बर्ड फेस्ट है, सुंदरबन बायोस्फीयर रिजर्व है, वो है यूनेस्को का जो मेन एंड बायोस्फीयर रिजर्व है प्रोग्राम, उसके अंदर क्या है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है, यूनेस्को की एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है, उसके अलावा मैप में भी आता है ये, ठीक है। तो जिस बायोस्फीयर का जो कोर एरिया होता है, बायोस्फीयर रिजर्व का एक कोर एरिया होता है, तो सुंदरबन बायोस्फीयर रिजर्व का कोर एरिया कौन कौन सा है? सुंदरबन टाइगर रिजर्व एंड सुंदरबन नेशनल पार्क है, वो इसका कोर एरिया है, ठीक है। उसके अलावा फिर इसका एक बफर एरिया होता है, तो बायोस्फीयर रिजर्व का एक कोर एरिया होता है, उसके अलावा कोर एरिया में जनरली नेशनल पार्क या फिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी रहती है, जिसको हाईएस्ट प्रोटेक्शन दिया होता है, कोर एरिया इनवाइबल होता है, ठीक है। एंड उसके कुछ बाहर वाले पार्ट में क्या है, सबसे ज्यादा प्रोटेक्शन कोर एरिया का होता है, फिर बफर एरिया। तो बफर एरिया का, सुंदरबन के जो बफर एरिया का पार्ट है वो कौन कौन सा है? हेलिडे आइलैंड, तो हेलिडे आइलैंड है, हेलिडे आइलैंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, वो इसका पार्ट है। देन इसके अलावा हेलिडे आइलैंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, दूसरा है इसमें लोथियन आइलैंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, लोथियन आइलैंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, वो इसके बफर एरिया का पार्ट है। तीसरा है इसमें दिया हुआ है वो है सेजनाखली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, सजनाखली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, सजनाखली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है तीसरा, इसका बफर एरिया का पार्ट है। तो ये याद रखना है कि ये सारा है सुंदरबन टाइगर रिजर्व, हेलिडे आइलैंड, लोथियन आइलैंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, सजनाखली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये सारा पार्ट है किसका? सुंदरबन बायोस्फीयर रिजर्व का पार्ट है, ठीक है। सुंदरबन इज आल्सो वेटलैंड, इंडिया की सबसे बड़ी रामसर साइट है। यहां पे क्या क्या पाए जाते हैं? रॉयल बंगाल टाइगर है, एस्चुरिन क्रोकोडाइल, गैंजेटिक डॉल्फिन, वाटर मॉनिटर लिजार्ड भी पाई जाती है, ठीक है। एंड ये सब हमने देख लिया है। तो नेक्स्ट ये सब वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर डिक्लेयर किए जाते हैं, नेशनल पार्क है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, बायोडाइवर्सिटी है, तो ये जो है ये आते हैं वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंदर आते हैं, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो ये इंडिया में बायोस्फीयर रिजर्व दिए गए हैं, कौन से इंडिया में कितने बायोस्फीयर रिजर्व है? 18 है ना, में से कितने इसमें बताओगे आप मेरे को, बताओगे कि उसमें किसका पार्ट है, मैप का कितने पार्ट है? तो निकोबार वाला, एक तो निकोबार में है बायोस्फीयर रिजर्व, हम देखें तो एक निकोबार में है, जल्दी से इसका देख लेते हैं, हम ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, इस पर सबको पता होता है ये। तो कोल्ड डेजर्ट इज इन लद्दाख, हिमाचल में है कोल्ड डेजर्ट, ठीक है। नंदा देवी इज देयर, द रण ऑफ कच्छ इज देयर, गुजरात में, पंचमढ़ी एमपी में है, इनकी बॉर्डर पे है। बॉर्डर पे कौन सा है? सीतामाट, जो अचानक मार अमरकंटक है वो लाई करता है एमपी और छत्तीसगढ़ की बॉर्डर पे। देन अगस्त्य बलाई है, वो देखते हैं हम, अगस्त्य बलाई है वो लाई करता है किस किसी बॉर्डर पे? अगस्त्य बलाई लाई करता है केरल और तमिलनाडु की बॉर्डर पे। नीलगिरी है वो 3 स्टेट में लाई करता है, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में। नीलगिरी 3 स्टेट में पड़ रहा है, ठीक है, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में। शेषाचलम है वो कहां पे है? आंध्र प्रदेश में। सिंपलीपाल है वो उड़ीसा में लोकेटेड है। सुंदरबन हमने देख लिया है, ठीक है। कंचनजंगा कहां पे है? सिक्किम में। देन मानस, दिबांग, डिब्रूसकुआ ये नॉर्थ ईस्ट में पड़ गए, नौकरेक, ठीक है। कोल्ड डेजर्ट हिमाचल प्रदेश, ये सारे बायोस्फीयर रिजर्व है इंडिया के। नेक्स्ट इज अगस्त्या कोर्डम ऑफ तिरुवनंतपुरम, ठीक है। तो ये अगस्त्या कोर्डम क्या है? ये 18वीं या 19वीं सेंचुरी में, 19th सेंचुरी के दौरान एक अगस्त्यार वाइल्ड लाइफ, अगस्त्यार ऑब्जर्वेटरी हुआ करती थी। अगस्त्या मलाई बायोस्फीयर रिजर्व में एक अगस्त्यार ऑब्जर्वेटरी हुआ करती थी। तो दिस ऑब्जर्वेटरी वाज वन ऑफ द फ्यू मैग्नेटिक ऑब्जर्वेटरी थी, यहाँ पे मैग्नेटिक ऑब्जर्वेटरी थी, मैग्नेटिक फील्ड को स्टडी किया जाता था इन अगस्त्या मलाई बायोस्फीयर रिजर्व का ये पार्ट थी। तो जो अगस्त्या, ये कहां पे लोकेटेड है? जो है ये अगस्त्यार ऑब्जर्वेटरी है, वो लोकेटेड थी अगस्त्या कोंडम में लोकेटेड थे। अगस्त्या कोंडम क्या है? सेकंड हाईएस्ट पीक है केरल का, ठीक है। केरल का हाईएस्ट पीक हम देख लिया है, अनाईमुडी है। तो ये दोनों क्या है? अगस्त्या मलाई बायोस्फीयर रिजर्व का पार्ट है, ठीक है। एंड जो अगस्त्या मलाई बायोस्फीयर रिजर्व है वो यूनेस्को का मेन इन बायोस्फीयर, वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व के लिस्ट में आता है, ठीक है। वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर में आता है। तो अगस्त्या कुंडम, इसका जो नाम रखा गया है वो किसके नाम पर रखा गया है? सेंट अगस्त्या के नाम पर रखा गया है। और सेंट अगस्त्या ने लिखा है तामिल सिद्धा आयुर्वेद।
तो सेंट अगस्ता ने क्या लिखा है? तमिल सिद्धा आयुर्वेद लिखा है। ये एक इनकी रचना है, तमिल सेंट सेज अगस्ता की, महर्षि अगस्ता की। जो हम जानते हैं कि जो संगम एज के दौरान 3 संगम हुए थे, तो उसमें से जो एक प्रेसिडाइज किए थे सेंट अगस्ता के द्वारा, इसको प्रेसिडाइज किया गया था संगम को। द नेक्स्ट टॉपिक है वो हमारा है वर्ल्ड वेटलैंड डे। तो वर्ल्ड वेटलैंड डे हम सेलिब्रेट करते हैं 2 फरवरी को। क्यों सेलिब्रेट करते हैं? क्योंकि इस दिन रामसार कन्वेंशन है वो फोर्स में आता है, साइन किया गया था 1971 में। रामसार कन्वेंशन कब साइन किया गया था? 1971 में, 2 फरवरी 1971 में। इंडिया ने कब ज्वाइन किया था रामसार कन्वेंशन? इंडिया ने ज्वाइन किया था 1982 में। तो इंडिया ने 1982 में ज्वाइन किया था। इंडिया में अभी कितनी है रामसार साइट है? 75 वेटलैंड्स है जो कि रामसार साइट है, ठीक है, 75 है, ठीक है। एंड जो 75 वेटलैंड है वो 23 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी में है, 23 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज में है। आप मेरे को बताओगे कौन कौन से स्टेट और कौन कौन से यूनियन टेरिटरी में अभी तक रामसार साइट नहीं है। तो ये आपका होमवर्क है। ये पूछा भी जा सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज, कौन स्टेट में नहीं है रामसार साइट, ठीक है। तो ये आपका होमवर्क है। एट प्रेजेंट द स्टेट ऑफ तमिलनाडु में सबसे ज्यादा मैक्सिमम क्या है? वो रामसार साइट पाई जाती है। कितनी? 14 सबसे ज्यादा किसमें है? तमिलनाडु में, ठीक है। यूपी में दूसरे नंबर पे आती है, कितनी है? 10 है। यूपी में 10 है, तमिलनाडु में 14 रामसार साइट है। और जो वर्ल्ड वेटलैंड डे 2023 है, इसकी थीम क्या है? वेटलैंड रिस्टोरेशन इसकी थीम है। तो ये याद रखना है, वेटलैंड रिस्टोरेशन इसकी थीम है। नेक्स्ट इज वनीकरण प्रोजेक्ट या फिर वनीकरण प्रोजेक्ट है, वो किससे रिलेटेड है? तो ये इसको लॉन्च किया गया था वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में, इसको लॉन्च किया गया है। वनीकरण प्रोजेक्ट है, कहां पे लॉन्च किया गया है? वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। वहां पे एक इन्वेजिव स्पीसीज है सेना स्पेक्टाबिलिस, इसकी बहुत ज्यादा ग्रोथ हो गई थी, तो इसको रिमूव करने के लिए वनीकरण प्रोजेक्ट को लागू किया गया था। इसको एक ग्राम पंचायत थी, नूल पूजा ग्राम पंचायत है, उसने जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है केरल का, उसके साथ मिलकर जो सेना स्पेक्टाबिलिस है उसको निकाला गया था। इसको प्लांट की खुदाई वगैरह की गई थी, वहां से रूट आउट किया गया था इस इन्वेजिव प्लांट को, ठीक है। नेक्स्ट इज वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, केरला में है। तो केरला की सेकंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन केरला आफ्टर द पेरियार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो सेकंड केरला की लार्जेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कौन सी है? पेरियार है, ठीक है। एंड जो इसकी सेकंड लार्जेस्ट है वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी केरला की। तो नेक्स्ट जो टॉपिक है वो हमारा राइडोडोरन है। तो ये हम स्पीसीज वाले वीडियो में करेंगे, अगले वाले वीडियो में। धन्यवाद।